आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5। यूनिट 4 का एक ही टॉपिक बचा हुआ था, लिव बाय गॉड्स की, तो वो आपको हमने समझा दिया है। और आज है आपकी यूनिट 5। और यूनिट 5 में जैसे कि आपको पढ़ना है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो सीखना या लर्निंग तो आपको सभी ने लगभग पढ़ाया ही होगा, पर थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग में हम भी आपको बता देंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि सीखने का अर्थ, परिभाषा एवं इसके कारकों का वर्णन कीजिए, तो आपको अर्थ, परिभाषा और कारक सब कुछ एक साथ वहां पे हो सकता है लिखना पड़ जाए। या सिर्फ अगर फैक्टर्स पूछा जाए कि सीखना जो होता है, लर्निंग जो है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं जिससे सीखने की गति प्रभावित होती है बच्चे की, है ना। तो इसलिए स्टार्टिंग में इसको हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा देखेंगे, जनरल इंफॉर्मेशन रहेगी इसकी। सभी को दिख रहा है? यस मैम। ठीक। मैम तो फेस दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिखाई नहीं दे रहा? फेस दिखाई नहीं दे रहा है उधर से। फेस फेस थोड़ी दिखाना है, समझी? फेस नहीं दिखाना है। फेस नहीं, यार हम्म। स्क्रीन, स्क्रीन पे जो स्क्रीन? पेज, जी अच्छा, पेज नहीं दिख रहा है। पेज नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? पेज दिख रहा है सभी को? जी अब जी दिख मैम। रहा है। हाँ, ठीक। चलिए, तो हम देख लेते हैं कि लर्निंग क्या होती है, सीखना क्या है। तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं हम। तो जब भी आप देखिए, हम अपने डेली रूटीन, डेली लाइफ, है ना, घर, परिवार, समाज, स्कूल, कॉलेज, हर जगह से किसी ना किसी चीज को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और सीखना जो है वो क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आपको सभी लोगों ने पढ़ाया होगा कि सीखना क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। सीखना कभी खत्म नहीं होता है। जब से बच्चा बड़ा होता है और वो निरंतर क्या होता है, अपनी बुढ़ापे की एज तक सीखता ही रहता है। कभी अभी जो एज है आपकी, अभी आप क्या सीख रहे हैं? पढ़ाई लिखाई, पढ़ना लिखना, ज्ञान ले रहे हैं आप, है ना। और जैसे जैसे आप और एज आपकी बढ़ती चली जाएगी, और भी कई प्रकार की आप चीजें सीखेंगे, है ना। अपने जीवन से अनुभव लेंगे, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, अच्छे बुरे हमारे जो अनुभव होते हैं जीवन के, उससे भी हम सब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। और जो सीखने की प्रक्रिया है वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि बालक या व्यक्ति को समाज में रहने लायक बनाना, उसको समायोजन करना सिखाना। अगर आप देखिए, शिक्षा की जब कमी होती है तब वहीं पर क्या होता है, बालक एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। चाहे वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ हो, है ना, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी भी क्षेत्र में बच्चा क्या करेगा, फिर एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है कि एडजस्टमेंट क्या होता है, कैसे करना होता है और क्यों करना होता है। समाज और परिवार में हमें रहने के लिए हमें समाज और परिवार के अकॉर्डिंग ही कुछ कामों को करना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। कि हमने उस वातावरण, उस स्थिति के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, यानी अनुकूल कर लिया है, समायोजित कर लिया है अपने आप को। ठीक। तो ये हो गया कि सीखना जो है वो एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, मीनिंगफुल प्रोसेस है। पर कभी कभी जो सीखना होता है, जो लर्निंग होती है, वो नेगेटिव वे में भी हो सकती है। जैसे कि आप देखिए, कभी कभी बच्चे गलत लोगों की संगत में पढ़कर कुछ गलत आदतों को भी सीख लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है सीखने की, जो लर्निंग की प्रोसेस है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में होता है ना, डिपेंड करता है। म्यूट कीजिए। डिपेंड करता है। म्यूट कीजिए आप लोग, बहुत नॉइज आ रही है।
अंजलि कुमारी। ठीक। तो सीखना जो होता है वो क्या होता है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चा अपने अभ्यासों के द्वारा और अपने अनुभवों के द्वारा सीखता है। बहुत डिस्टरबेंस है। ठीक, तो सभी को आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, जब भी आपको पेज दिखना बंद हो जाए तो बोल दिया करना। मुझे लगता है कि सबको दिख रहा है, मैं कंटिन्यू बोलती चली जाऊंगी, इसलिए जब भी आपको पेज दिखना बंद हो जाए कोई भी एक बोल देना। मैम हमको पेज नहीं दिख रहा है। किसको? हेलो मैम, हमको पेज नहीं दिख रहा है विनीता। और बाकी लोगों को दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो यस मैम। आप अच्छे से जुड़िए, आपको भी दिख जाएगा, सबको दिख रहा है जब। एक बार आप डिस्कनेक्ट करना रेड बटन से और वापस आकर फिर से जुड़ो। और म्यूट म्यूट करो, सभी म्यूट करो प्लीज। तो ये हो गया सीखने का अर्थ, उसकी परिभाषा, एक परिभाषा दी गई है यहाँ वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमेशा क्या होता है, वो नवीन यानी नया होता है, नई नई एक्टिविटीज होती हैं, नया ज्ञान होता है और एक प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से हम उस सीखने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ये पेज कटा हुआ नहीं है, ये पूरा ही पेज है, ठीक है। अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग। तो अभी नेचर ऑफ लर्निंग मतलब होता क्या है, कि आप क्या क्या चीजें होती हैं जब हम सीख रहे होते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, सीखने की प्रकृति कैसी होती है। तो जैसे ये पॉइंट है, इसका आपको लास्ट में डिटेल भी मिल जाएगा, अभी पॉइंट के माध्यम से हम आपको समझाते जाएंगे। ओके, तो अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो सीखना है वो किसी सार्वभौमिक, हम इसको क्यों कह रहे हैं, यूनिवर्सल क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीखना किसी व्यक्ति विशेष, समाज, राष्ट्र आदि तक सीमित नहीं है ना। सभी स्थान, सभी वर्ग, सभी जाति के लोग सीखते हैं, सभी एज ग्रुप के लोग सीखते हैं, है ना। ये नहीं है कि बच्चे की ही उम्र सिर्फ सीखने की होती है और हमारी उम्र सीखने की नहीं है, ऐसा नहीं है। लगातार हर एज में हम सीख रहे हैं, अपने जीवन में हम क्या कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं। इसलिए जो लर्निंग की प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, कि यह निरंतर चलती रहती है और यह एक असीमित प्रक्रिया है, किसी बंधनों में बंधी हुई नहीं है ये प्रक्रिया। सभी विश्व के प्राणी क्या होते हैं, किसी ना किसी चीज को सीखते हैं। दूसरा पॉइंट है, अधिगम विकास की अविरल प्रक्रिया है। घटनाओं, है ना, आवश्यकताओं, विभिन्न समस्याओं आदि की विविधता एवं, है ना, आदि चीजों में विविधता है, मतलब ये सब चीजें क्या है, अलग अलग हैं। और निरंतरता वश प्रत्येक प्राणी निरंतर कुछ ना कुछ सीख रहा है ना, निरंतर कुछ ना कुछ सीख रहा है। मात्र उसके अधिगम की जो क्षमता है, ये अर्जन की जो क्षमता है, उसमें अंतर होता है। मतलब कहने का सेंस है कि हम सभी लगातार गति से सीख रहे हैं, बस सीखने की दर यानी रेट में अंतर होता है। हो सकता है दो बच्चे हैं, ए और बी, दोनों ही कक्षा में
आपको जो टीचर पढ़ा रहा है सेम विधि से पढ़ा रहा है दोनों बच्चों को, पर दोनों की ही सीखने की जो गति होगी वो कैसी होगी, अलग अलग होगी। एक बच्चा हो सकता है जल्दी सीख ले, दूसरे बच्चे को थोड़ा समय लगे सीखने में। फिर अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा क्या होता है, विकास होता है ना। अगर हम सीखेंगे नहीं तो अपने जीवन में हम अपना विकास भी नहीं कर पाएंगे। मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, कितने सारे विकास हैं जो 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 हम किसका मतलब जो विकास हो रहा है उसका आधार क्या है, सीखना है। सीखने के द्वारा ही हम अपने जीवन का विकास कर पाते हैं। अधिगम उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्य पूर्ण मतलब कुछ भी चीज जब आप सीखते हो तो देखिए उसका कुछ ना कुछ आप एम भी लेकर चलते हो। आज आप डीएलएड पढ़ रहे हो तो आपका एम क्या है कि मुझे मैं मेरी नौकरी लग जाए, 1 to 5 के बच्चों को मैं पढ़ाने लग जाऊं, प्राइमरी का मैं टीचर बन जाऊं, यही एम है ना आपका इस विषय को, इस कोर्स को सीखने का। तो कुछ भी चीज, हाँ, कुछ भी जो चीज आप सीख रहे हैं तो उसका एक डेफिनेट एम होता है, और उसी एम को पूरा करने के लिए आप पूरी सीखने की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अधिगम का आधार मानव प्रकृति है। ये पॉइंट है, इसको हम डिटेल बोल रहे हैं, ऐसा ही बोला हुआ आपको भी लिखा भी मिल जाएगा। अधिगम का आधार मानव प्रकृति है। कहने का सेंस है मानव प्रकृति मतलब ह्यूमन नेचर। ह्यूमन का नेचर ही ऐसा होता है जिसके कारण वो क्या करता है, अपने आसपास की चीजों से, अपने आसपास की लोगों से, घटनाओं से, सभी से सीखता है ना। क्योंकि हमारा नेचर ही क्या है, हम जैसे जानवर है, जानवर की क्या कोई रुचि बुद्धि ये सब होता है, नहीं। जो ह्यूमन है, मानव है, उसमें रुचि होती है, बुद्धि है, क्षमता है, कैपेबिलिटी है किसी काम को करने की। तो ये सब जो उसके खूबियां हैं, ये सारी चीजें ही उसको सीखने के लिए प्रेरित करती हैं, मतलब बेस है। ये सब चीजें क्या है, सीखने का बेस है, आधार है। फिर नेक्स्ट है अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक मतलब मेंटल। अगर आप देखिए कोई बच्चा जो कमजोर बुद्धि का होता है, जिसका आईक्यू लेवल कम है या मंद बुद्धि का है, ये सब आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, मंद बुद्धि के बालक है ना, प्रतिभाशाली बालक। तो अगर आप देखिए बच्चा अगर थोड़ी उसकी बुद्धि कम है, मानसिक विकास उसका ठीक तरीके से नहीं हुआ है, कमजोर है, उसका दिमाग कमजोर है, तो देखिए अपने जीवन में वो ज्यादा कुछ सीख भी नहीं पाता है ना। मानसिक मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं वो ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, या जो और भी चीजें होती हैं जीवन में जो हम करते हैं काम, और भी अन्य काम जो होते हैं उनको भी वो ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए आपको दिमाग की जरूरत नहीं है, आपके जीवन के प्रत्येक कामों को करने के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो सीखना है वो क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। उसके लिए आपका दिमाग का अच्छा होना या आपकी बुद्धि का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अधिगम वातावरण की उपज है। मतलब कि जो हमारा आसपास का वातावरण है उसमें इतनी सारी भिन्नताएं हैं, इतनी सारी सामाजिक मान्यताएं हैं, इतने सारे सामाजिक व्यवहार हैं, विचार हैं, जो हमें क्या करते हैं, निरंतर सीखने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। अगर हम वातावरण में ना आए, एक कमरे में ही लॉक होकर बैठ जाएं, तो क्या हमें बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, नहीं पड़ेगी। पर सीखना कब जरूरी हो जाता है, जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं, स्कूल में एडमिशन हमारा हो रहा है, कॉलेज में एडमिशन हम ले रहे हैं, किसी नई जगह पर हम काम करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस वातावरण, इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीखने का प्रयास करने लगते हैं, जिससे उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को वहां पर एडजस्ट कर सकें। अधिगम अनुभवों का संगठन है। सीखना क्या है, हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का संगठन होता है ना। आप जो अपने पास्ट में सीखते हैं उसका यूज आप कब करते हैं, अपने प्रेजेंट में, अपने फ्यूचर में। जो भी आप अपने
पास्ट में चीजें सीखते हैं, उन सभी अनुभवों का प्रयोग आप अपनी पूरे जीवन किसी न किसी कामों में करते रहते हैं। कहीं ना कहीं आप उन पास्ट एक्सपीरियंसेस का उपयोग जरूर करते हैं समस्या का समाधान करने के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया कि जो अधिगम है वो अनुभवों का संगठन है, कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से ही काफी सारी चीजें सीखते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्नर, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यही आपके यूनिट 5 का टॉपिक है कि मतलब इसके स्टार्टिंग में ये सब भी जरूरी चीजें थी। तो क्योंकि ये अधिगम आपको नहीं समझाते अर्थ क्या है, तो प्रभावित करने वाले कारक को भी आप ठीक तरीके से शायद ना समझ पाते। तो अब हो गया, देखिए जब आप सीख रहे हैं अपने आसपास के वातावरण से, आसपास के लोगों से, तो वही सारे लोग क्या कर रहे हैं, उस अधिगम को प्रभावित भी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, अधिगम कर्ता से संबंधित कारक, है ना। फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर, लर्नर कौन है, अभी आप हो लर्नर। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, या जब आप क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे अपने, तब वो क्या होंगे, लर्नर होंगे, है ना। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके लर्नर्स, आपके विद्यार्थी को प्रभावित करते हैं उसके सीखने की प्रक्रिया में। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, फिर इसके भी अंदर पॉइंट बनेंगे। तो पहला हमारा जो कारक की हम चर्चा करेंगे वो होंगे अधिगम कर्ता से संबंधित कारक, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्नर को सीखने देते हैं या सीखने नहीं देते हैं, या सीखने की उसकी गति को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, सीखने की इच्छा तथा आकांक्षा का स्तर, है ना। सबसे जरूरी है ये चीज कि जो भी व्यक्ति सीखने वाला है, हमारा जो स्टूडेंट है वो सीख रहा है ना, लर्नर है वो, तो अगर स्टूडेंट जो है उसकी सीखने की इच्छा ही नहीं होगी, उसकी आकांक्षा का स्तर है उसका सीखने लायक नहीं होगा, मतलब उसकी जो आकांक्षा है, अगर हमारी आकांक्षा अच्छी होती है तब हम किसी चीज को सीखते हैं, बहुत अच्छे से सीखेंगे। पर अगर हमारा मन नहीं है, मन ही नहीं कर रहा है ना मन लगता ही नहीं है, आकांक्षा ही नहीं, एस्पिरेशन ही नहीं है हमारी सीखने को लेकर सही, तो क्या होगा, हम सीख नहीं पाएंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपकी इच्छा है, रुचि है, आकांक्षा है, वो होना चाहिए सीखने में। तभी आप पढ़ाई लिखाई या अपने जीवन के अन्य कार्यों को करना सीख पाएंगे। दूसरा पॉइंट है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक हम लोग मेंटली और फिजिकली रूप से हेल्दी नहीं होंगे, तब तक भी हम अपने जीवन में कुछ चीज नहीं सीख पाएंगे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, खेलकूद से संबंधित हो, है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमें मेंटल और फिजिकली रूप से हेल्दी होना भी जरूरी है। जैसे आप देखिए कई बच्चे होते हैं जिनका शारीरिक विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, या शारीरिक उनमें कुछ कमियां होती हैं, पर उनका मानसिक विकास अच्छा है, मतलब बुद्धि से वो बच्चे अच्छे हैं। तो क्या होगा, वो वैसे कामों को करेंगे या वैसे कामों को करना पसंद करेंगे जहां पर हाथ पैरों की आवश्यकता उन्हें कम पड़े, मतलब कि अपना दिमाग यूज करेंगे वो उस काम को करने के लिए, है ना। या हो सकता है कंप्यूटर का काम सीख लें वो बच्चे, चलना फिरना नहीं पड़ता क्योंकि एक जगह बैठकर ही उनको काम करना है उसमें। कंप्यूटर टीचर बन सक कंप्यूटर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं ना, डेटा भरना है उन्हें कंप्यूटर में बैठकर। तो इस तरीके की कार या जॉब्स को बच्चे कर सकते हैं क्योंकि शारीरिक कमी है पर मानसिक रूप से वो बच्चे स्वस्थ हैं। पर वहीं आप देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, उनमें मानसिक विकृति होती है, पर शारीरिक रूप से वो बच्चे स्वस्थ हैं। तब क्या करेंगे हम, उनको ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाला काम बच्चे नहीं कर पाते हैं, है ना, याद नहीं होता उनसे, गणित नहीं करते बनती है, विज्ञान नहीं समझ पाते हैं, क्यों, क्योंकि मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हैं। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, ऐसा वर्क कर सकते हैं अपने जीवन में, ऐसी चीज को, ऐसे कार्य को सीख सकते हैं जहाँ शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो अपने जो उनका जो बॉडी है, जो
शरीर है उसका यूज करके वो किसी भी कार्य को अपने जीवन में सीख लेंगे। तो वहां पर क्या होगी, अभ्यास की आवश्यकता होगी, दोनों ही कंडीशन में अभ्यास की आवश्यकता होगी। पर बच्चा अगर जिसका शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से बच्चा स्वस्थ है तो वो तो सभी कुछ सीख ही लेता है। तो स्वास्थ्य यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक चीज और, जब आप देखिए शारीरिक और मानसिक रूप से जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तब भी क्या हो जाएगी, आपने आपके सीखने की जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी, फिर आप उतनी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो ये भी एक चीज है कि थकान भी इस पर प्रभाव डालती है। कार्य करने का समय व थकान, हर टाइम व्यक्ति सीख नहीं सकता है ना, समय होता है सीखने का भी। आप कहिए एक बड़े व्यक्ति से कि बच्चों की चीजें सीख ले तो क्या कहेगा, नहीं मेरा मन नहीं लगेगा इसको सीखने में। क्यों? क्योंकि वो अपने एज के अकॉर्डिंग ही काम करने को पसंद करेगा। तो हर एक काम को करने या सीखने का एक समय भी होता है। मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चा अगर मैच्योर है, उसमें अच्छे बुरे की समझ है ना, तो क्या होगा, अब जो भी वो सीख रहा है वो जल्दी सीखेगा, जल्दी जल्दी ज्ञानात्मक क्रियाएं करना सीखेगा, है ना। कैसे? कि अगर उसकी एज उसकी क्लास के अकॉर्डिंग है, ये नहीं कि अगर बच्ची की एज 10 साल है और आप उसको पढ़ा रहे हो, 10 साल का जो बच्चा है वो जनरली आप देखिए तो 5th या 6th स्टैंडर्ड में होता है ना, 5th में ही मान लीजिए, 5th में है, पर आप उसको 9th स्टैंडर्ड का अगर कोर्स पढ़ाएंगे तो क्या वो पढ़ाना उचित रहेगा? नहीं। आप उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग ही ज्ञान दीजिए, मतलब जितना बच्चा मैच्योर हुआ है एज और मेंटली दोनों रूप से, आप उसी प्रकार की चीजें उसको सिखाइए। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, इस इसकी भी सीखने में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप समय समय पर बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे, उनका उत्साह नहीं बढ़ाएंगे, तो भी क्या होगा, उनकी सीखने की जो गति है, जो रेट है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मोटिवेट करते रहिए। और मोटिवेशन भी अभी आप आगे मोटिवेशन को भी आपको इस यूनिट में पढ़ना है डिटेल में, तब आपको उसके बारे में बताएंगे कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो होता है वो भी कई प्रकार का होता है। फिर हो जाएगा अधिगम विधि, कि आप किस मेथड से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आप बच्चे को जो क्लास में बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने की आपकी जो टीचिंग मेथड है वो रुचिकर नहीं है ना, आप बोरियत बच्चे फील कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, बोलकर चले जा रहे हैं, कुछ उनको समझा नहीं रहे हैं, या हो सकता है कुछ ऐसा टॉपिक है जहां पर प्रैक्टिकल करवाने की जरूरत थी तो आपने प्रैक्टिकल नहीं करवाया, तो ये सब चीजें क्या होंगी, बच्चा उसमें अपने आप उस जगह पर उस टॉपिक में क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, मतलब उसका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। या कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कठिन सब्जेक्ट है और आप उसको समझा ही नहीं रहे हैं बोर्ड पर, सिर्फ ओरल बोल दिया, तो कठिन विषयों को बच्चे ओरल रूप से नहीं समझ पाते हैं। खासकर जो मैथ का सब्जेक्ट होता है और साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कई जगह पर आपको बोर्ड यूज करना ही होता है, बिना बोर्ड यूज किए आप वो सब टॉपिक को डील नहीं कर सकते हैं। तो वही है कि जब आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं, तो जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही लर्निंग मेथड्स को आपको चूज करना चाहिए। फिर है विद्यालय का अच्छा वातावरण। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर वातावरण अच्छा है, वहां रहने वहां के जो लोग हैं, टीचर हैं, है ना, जो वहां का माहौल है वो सब कैसा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा वातावरण बच्चे की सीखने की दर पर क्या करता है, अच्छा प्रभाव डालता है। और वही वातावरण अगर खराब होगा तो उसकी सीखने की जो गति है उस पे प्रतिकूल यानी एडवर्स इफेक्ट डालेगा। वंशानुक्रम हो जाएगा इसमें, कि जैसे आप देखिए कि जो बच्चे हैं, है ना, सभी बच्चों पर उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इन सब की क्या होती है, जो जीन्स आ रहे हैं ट्रांसफर होते हैं, वंशानुक्रम आप सब लोग ने समझा होगा, पढ़ा भी होगा कि क्या होता है, सभी पेरेंट्स में अपने माता पिता के अनुवांशिक गुण मौजूद होते हैं। तो
ज्यादातर देखने को मिलता है कि अगर माता पिता की बुद्धि अच्छी है, दादा दादी की बुद्धि अच्छी है ना, परिवार में लोगों की बुद्धि अच्छी है, तो बच्चों की भी बुद्धि अच्छी ही होगी। पर ये ऐसा जरूरी नहीं है हर जगह पर। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं जब बच्चा गर्भ में है, तो है ना। तो मान लीजिए चोट लग गई, या जब बच्चा हो रहा है तब उसको मस्तिष्क में कोई गंभीर चोट आ गई, तो हो सकता है कि उसका मस्तिष्क का जो विकास है वो आगामी समय में अच्छा ना हो पाए। तो इसकी भी कई कारण है। फिर होगा अभ्यास एवं प्रशिक्षण। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप ट्रेनिंग लोगे किसी चीज को सीखने में, उतना ही जल्दी आप चीजों और कार्यों को करना सीख जाएंगे। बुद्धि बुद्धि भी क्या है? तीव्र बुद्धि बालक मंद बुद्धि बालक की तुलना में क्या होता है, किसी कार्य को जल्दी सीख लेता है। मतलब जिसकी बुद्धि तेज है वो जल्दी सीखेगा, जिसकी बुद्धि कम है वो थोड़ा समय लगाएगा सीखने में। ठीक, तो वही चीज है कि बुद्धि का भी इफेक्ट सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। तो ये फैक्टर्स हो गए। फिर अब आएगा नेक्स्ट में अध्यापक से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर। इसमें हो जाएगा कि देखिए टीचर, है ना, टीचर भी क्या कर रहा है, जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, जो लर्निंग प्रोसेस हो रही है, लर्निंग जो हो रही है, उसको टीचर के द्वारा, टीचर से भी वो चीजें सारी क्या हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। मतलब लर्निंग की प्रोसेस टीचर के द्वारा भी प्रभावित हो रही है, विद्यार्थी भी उससे प्रभावित होता है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सीखने में। कौन? टीचर। इसमें हो जाएगा विषय का ज्ञान। कोई भी टीचर जो है वो अपने छात्रों को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान देने वाला होना चाहिए। मतलब जो टीचर है, सीधी सी बात कहें, टीचर को अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट में वो मास्टर होना चाहिए, जिससे वो सही जानकारी बच्चों को दे सके। क्योंकि अगर टीचर को अपने विषय का अच्छा ज्ञान नहीं होगा, पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तो क्या होगी, उसमें आपको आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलेगी, और वहीं वो बच्चों को नवीन ज्ञान प्रदान नहीं कर पाएगा। जिससे क्या होगा, बच्चों का मस्तिष्क का विकास प्रभावित होगा, है ना। क्योंकि बच्चे क्या है, नया सीखने की इच्छा रखते हैं। मैंने आज आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी और कल मैं इन सबको फिर से पढ़ाने बैठ जाऊं, तब क्या होगा, आप सब लोग चले जाओगे, नहीं पढ़ोगे, है ना। तो वही चीज है कि जो विषय का ज्ञान है, बच्चे हमेशा नवीन ज्ञान के भूखे होते हैं, उन्हें हमेशा नया सीखने की ही इच्छा होती है। मनोविज्ञान एवं बाल प्रकृति का ज्ञान, अध्यापक को शिक्षण से संबंधित जो साइकोलॉजी है या चाइल्ड साइकोलॉजी है, दोनों का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है। मतलब होता है ना कि हम लोग समझ लेते हैं बच्चे का, यहाँ वहां बच्चा अगर देख रहा है या बच्चे बार बार खड़े होकर ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, तो आप समझ जाते हो कि बच्चे को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या उसको दिख नहीं रहा है, या उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है जो बार बार खड़ा होकर देख रहा है क्लास में। तो इसलिए कि आप, अगर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होगा, तो आप ये सब चीजों को पता कर लेंगे कि बच्चों को कौन कौन सी समस्या हो रही है कक्षा में सीखने में। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। जो आज की एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की व्यवस्था टीचर ने कक्षा में कर रखी है, तब जो छात्र होते हैं उनकी रुचि हमेशा कक्षा में सीखने में बनी रहती है। क्योंकि आप क्या करते हैं, बच्चों से पूछते रहते हैं, उनकी रुचि के बारे में आप जानकारी लेते रहते हैं, उनकी आवश्यकता के बारे में आप जानकारी लेते रहते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, कैसे पढ़ना चाहते हो, ईटीसी। फिर होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। इसका भी ज्ञान होना टीचर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चे कैसे होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग अभिरुचि, है ना, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है सीखने की। तो अगर आप इसकी जानकारी आपको होगी, तो आप अपने क्लास के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा सिखा पाएंगे। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, टीचर का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि उसका इफेक्ट भी सीधे डायरेक्ट वे में किस पर पड़ता है,
स्टूडेंट्स पर पड़ता है। मान लीजिए अगर टीचर बीमार रहता है, हमेशा एब्सेंट रहता है, तब बच्चे क्या होंगे, उस टीचर से पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो इसके लिए टीचर का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे वो प्रभावशाली शिक्षा बच्चों को दे सके। फिर शिक्षण पद्धति यानी टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड्स आपको टॉपिक और बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए। अगर बच्चों का मन लिखने का नहीं है तो आप मत लिखाइए, है ना। सिर्फ समझना चाहते हैं तो आप समझा दीजिए, पर बच्चों का मन लिखने का है तो आप लिखा दीजिए, है ना। उनका मन बाहर बैठकर पढ़ने का है तो वैसे पढ़ा दीजिए। मतलब अगर आप टीचिंग मेथड्स बच्चों के अकॉर्डिंग चूज करते हैं तो जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो कैसी होती है, रुचिकर बनी रहती है ना, इंटरेस्टेड बनी रहती है, वो बच्चा पढ़ने में भी ध्यान लगाता है। पर्सनैलिटी, टीचर का जो व्यक्तित्व है वो भी उत्तम व्यक्तित्व का होना चाहिए। मतलब उसका व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि टीचर में अगर टीचर जो है वो आत्मविश्वासी है ना, अच्छे चरित्र का हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, है ना, किसी प्रकार का उसमें रोग ना हो, तो ऐसे जो टीचर होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। टाइम टू टाइम आपकी कक्षा में आएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, इंटरेस्टेड क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए रखेंगे। और वहीं ये सब चीजें अगर बच्चे टीचर में नहीं होंगी, ये सब क्वालिटीज, तो जो उनकी कक्षा चल रही होगी वो कैसी हो जाएगी, उबाऊ और नीरस। तो पर्सनैलिटी टीचर की अच्छी होना जरूरी है। व्यवसाय के प्रति निष्ठा। आप टीचिंग प्रोफेशन में जुड़े हैं तो टीचिंग प्रोफेशन की जो डिमांड होती है वो टीचर को पूरी करना चाहिए। मतलब अपने कार्य के प्रति उसको उत्साहवर्धक और तत्परता पूर्वक काम करना चाहिए, है ना। पढ़ाने की इच्छा, टीचर की ही अगर पढ़ाने की इच्छा नहीं होगी मान लीजिए क्लास में, तो फिर बच्चा कैसे पढ़ेगा। कभी कभी होता है टीचर का भी मन नहीं करता है पढ़ाने का कक्षा में, तब आप क्या कीजिए कि कुछ एक्टिविटी बच्चों को दे दीजिए, कोई कंपटीशन बच्चे का क्लास में करवा दीजिए, है ना। इस तरीके की एक्टिविटी कराकर आप बच्चे को इंगेज कर सकते हैं। पर मन नहीं है पढ़ाने का, वहां जाके आप सीधे बोल दो मेरा तो मन ही नहीं है आज पढ़ाने का, तो सब बच्चे क्या हो जाएंगे, है ना। मतलब उनका वो जो पढ़ने की इच्छा थी उस दिन वो उत्साहित होकर बैठे होंगे, सारा मनोबल उनका वहीं पे ढह जाएगा। तो पढ़ाने की अगर इच्छा नहीं है तो आप कुछ और चीजों के बारे में भी, करवाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अध्यापक का व्यवहार, है ना, व्यवहार कैसा होना चाहिए आपका स्टूडेंट्स के संग, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि गुण आप में होने चाहिए। और बच्चों को आपको हर समय पर जो भी प्रॉब्लम है उनकी आप तुरंत अगर समाधान नहीं कर सकते हैं तो आप बच्चे को बोलिए कि हम इसको आपको कल बताएंगे, पर एकदम से आपको डिनाई नहीं करना है, मना नहीं करना है। तो अच्छा व्यवहार आपको रखना है, क्योंकि आपका व्यवहार जो है वो उसकी सीखने को प्रभावित करता है, सीखने की गति को प्रभावित करता है। फिर आपका थर्ड फैक्टर हो जाएगा विषय वस्तु से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट, जो आप पढ़ते हो, है ना। लर्नर जो पढ़ रहा है वो चीजें भी उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है विषय वस्तु की प्रकृति एवं आकार। तो जो कंटेंट आप पढ़ते हो, जैसे आप अपने ही सिलेबस को देख लीजिए, या आप 1 to 5 के बच्चों के सिलेबस को ही देख लीजिए। जो बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, ठीक, जब वो सेकंड क्लास में आता है तब आप देखिए सेकंड क्लास में जब वो आ रहा है तो जो उसकी कोई भी मान लीजिए साइंस ही है, साइंस की जो बुक है उसका पहला चैप्टर जो रहेगा वो फर्स्ट क्लास से रिलेटेड ही होगा, यानी उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा। क्यों, क्योंकि आप अगर एकदम से बच्चे को नई क्लास में नया मटेरियल अगर दे देंगे जो उसकी पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो उसको सीखने में क्या होगी, कठिनाई अनुभव होगी, वो सीख नहीं पाएगा उतने अच्छे से, और एकदम से उस क्या होगा, उसका मनोबल वहां गिर जाएगा कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जनरली होता क्या है कि जब भी बच्चा नई क्लास में एडमिशन लेता है
तो उसकी जो बुक्स होती हैं वो पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई होती हैं, खासकर जो उसके फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स होते हैं वो। तो कंटेंट की प्रकृति और उसका आकार यानी नेचर और साइज ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी बच्चे पार्ट ले सकें, यानी सभी बच्चे उस कंटेंट से सीख सकें। मतलब थोड़ा सरल भी होना चाहिए, थोड़ा कठिन भी होना चाहिए और मीडियम लेवल का भी होना चाहिए। क्योंकि हमारी कक्षा या क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, आप देखिए सभी बच्चे प्रतिभाशाली नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ बच्चे प्रतिभाशाली मिलेंगे, ज्यादातर बच्चे एवरेज मिलेंगे और कुछ बच्चे थोड़ी कम बुद्धि के मिलेंगे, मतलब जो उन दोनों से भी लोअर लेवल में हैं। तो आपको सभी बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाना है, मतलब जो कंटेंट है उसका ध्यान रखना है कंटेंट पढ़ाते समय कि कंटेंट ऐसा हो जिसमें कक्षा के सभी बच्चे भाग ले सकें, सभी बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकें। फिर दूसरा पॉइंट, उद्देश्य पूर्णता एवं प्रस्तुतिकरण का क्रम। जो भी बच्चा सीख रहा है वो ऐसा हो जिसे बच्चा आसानी से इजीली सीख सके, मतलब सरल से जटिल की ओर। ठीक, सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग आपको करना है जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, विषय वस्तु यानी कंटेंट का ज्ञान दे रहे हैं। तब एकदम से कठिन ही नहीं पढ़ा देना है, पहले इजी वे में पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल देंगे, तब एग्जाम्पल को ले जाकर आप किसी कॉन्सेप्ट में बदलेंगे तो छात्र क्या होगा, जल्दी ही सीख लेगा। भाषा शैली, जब पढ़ा रहे हैं आप तब आपकी जो भाषा शैली है, लर्निंग स्टाइल जो है, सॉरी लैंग्वेज स्टाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। कठिन शब्दों का अगर आप प्रयोग करते हैं, एक साथ लंबे लंबे सेंटेंसेस को यूज कर देते हैं तो बच्चा क्या होगा, समझ नहीं पाएगा। तो आपको छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। जब आप बोल रहे हैं तो एक ही सांस में नहीं पढ़ा देना है कि एक बार शुरू हुए और सीधा क्लास एंड हुआ है तभी चुप हुए, नहीं। बीच में आपको जो आपकी लैंग्वेज स्टाइल है उसको चेंज करते रहना है टॉपिक के जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी अकॉर्डिंग। फिर हो जाएगा आपका भिन्न भिन्न विषयों का कठिनाई स्तर। क्योंकि जो भी चीजें हम पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप बच्चे पढ़ते हैं क्लासेस में, उन सभी का कठिनाई स्तर कैसा होता है, अलग होता है। तो समस्त जो लर्नर हैं उनको आपको उसी विषयों की कठिनाई स्तर के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। ध्यान, जैसे कभी आप पीरियड देखिए स्कूल में, ज्यादातर क्या होता है, जो कठिन सब्जेक्ट्स होते हैं उनके पीरियड आगे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा घर से आ रहा होता है तो फ्रेश माइंड का होता है और थका हुआ नहीं होता है। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि स्टार्टिंग में ही उसको कठिन सब्जेक्ट्स को पढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो जब वो थकेगा, धीरे धीरे क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो उसकी पढ़ने में भी रुचि क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। ठीक, तो ये हो गया विषय वस्तु को रुचिकर बनाना। फिर शिक्षण सामग्री का उपयोग, जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आपको यूज करना चाहिए। बोर्ड का यूज करना चाहिए, है ना। टोटली व्याख्यान विधि से आपको नहीं पढ़ाना है, लिखवाना भी है, समझाना भी है। और अगर कोई मैथ पढ़ा रहे हैं या साइंस में, विज्ञान में आप कुछ थ्योरी समझा रहे हैं, सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, है ना, या कोई प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर आप बच्चे को प्रैक्टिकल करके भी उसका दिखा दीजिए। ये जैसे कि डीएनए, जब बच्चे को आप डीएनए पढ़ाते हो तो उसका एक मॉडल भी बनता है, तो जब आप मॉडल को बताएंगे बच्चों को तो वो डीएनए की संरचना को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सिर्फ ओरली बोलने से बच्चा डीएनए नहीं समझेगा, उसका फिगर या मॉडल जब आप उसको दिखा दोगे तो वो समझेगा उस चीज को। ठीक, तो ये हो गए विषय वस्तु से संबंधित कारक। अब बाकी जो बचे हैं वो कल। आप किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। सब लोग चुप हो जाते हैं ना, बताते हैं हम क्या होता है, सब फोन खोल के चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। नहीं मैम, और ऐसा बात नहीं है। और मैडम बोलती रहो। नहीं मैम। चलिए ठीक है, समझ में आया सभी को? सब कुछ सुनते हैं। सबको सुनते यस हैं, बहुत मैम। अच्छा है। यस चलिए बहुत मैम। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया आज का।
यस मैम। अब हाँ, अब इसके और भी टॉपिक बचे हुए हैं तो कल हो जाएगा। उसके बाद कल मोटिवेशन भी पढ़ाना है, नया टॉपिक भी रहेगा। और इसका जो डिटेल मैटर है वो भी आपको कल मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, यस थैंक यू। मैम। और सभी लोग रेड बटन को दबा के बाहर होना मीटिंग से। हाँ। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।